कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज क्रैश कोर्स का डे 78 आप लोगों के लिए है। और एक और चीज़ सुनना, जैसे ही क्रैश कोर्स आपका कंप्लीट होगा और ये जो मेरा टारगेट है इसको कंप्लीट करने का, ये नवंबर में एंड हो जाएगा। ठीक है, नवंबर में एंड हो जाएगा ताकि पुलिस का जो एग्ज़ाम है आपका वो 18 दिसंबर को है ना, तब उससे पहले यानी नवंबर एंड तक इसको एंड कर, मतलब 12 क्लासेस बची हैं, इसके बाद वो एंड हो जाएगा। उसके बाद एक चीज़ ध्यान सुनना, दिसंबर, क्योंकि 8 जनवरी को पटवारी वाला एग्जाम है, अभी 22 को शायद आपका फॉरेस्ट गार्ड वगैरह है। दिसंबर का कंप्लीट महीना, पूरा महीना जीएस करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। दिसंबर कंप्लीटली जो मंथ होगा वो जीएस करेंगे और वो टॉपिक वाइज नहीं होगा, वो रैंडम क्वेश्चन होंगे। रैंडम क्वेश्चन मतलब एक तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पूछता है यूपीपीएससी, दूसरा कई ऐसे टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन से क्वेश्चन पूछता है। करंट अफेयर तो मैं खैर करा ही दूंगा, भले ही मुझे कभी कभी दो क्लासेस देनी पड़े, लेकिन कंप्लीट दिसंबर याद रखना वो जीएस वाला पोर्सन रहेगा। और जीएस ऐसा पकड़ेंगे जहां जहां से क्वेश्चन उठाता है यूपीपीएससी। ठीक है, तो इतना परेशान या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड आपने काफ़ी पढ़ी हुई है, उत्तराखंड आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरा ही मन नहीं करता क्रैश कोर्स में उत्तराखंड पढ़ाने का। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं उत्तराखंड वाली, कोई नया नहीं है। उत्तराखंड आपको ऑलरेडी पता है। हाँ, थोड़ा सा जीएस का जो है एनसीईआरटी चल रही है, ज्योग्राफी की 3-4 क्लासेज आएंगी, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही क्रैश कोर्स हम लोग एंड करते हैं, हम क्या देखेंगे, कंप्लीट जीएस देखेंगे दिसंबर वाले मंथ। ठीक है, एक महीना अगर आप जीएस अच्छी खासी पढ़ के जाओगे तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, फिर आप उससे बाहर क्वेश्चन आने से रहे। ठीक है, इतना मैं भी कह सकता हूं, उससे बाहर नहीं आएंगे क्वेश्चन। जितना मेरी रीच होगी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, देखिए डे 78 आज आपकी क्लास है। इसमें पहला क्वेश्चन लिखना, भारत में जो बच्चों सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार के वनों का विस्तार है, यानी भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो, भारत में पाए जाने वाले सर्वाधिक किस प्रकार के वन है। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन प्रकार यानी जो फॉरेस्ट है, इसका कौन सा टाइप इंडिया में सर्वाधिक पाया जाता है। पहला क्वेश्चन ये है, तो ये है बच्चों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, यानी जो एक निश्चित समय में अपने पत्ते गिरा देते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, एक निश्चित समय में अपने ये क्या गिरा देते हैं, पत्ते वगैरह गिराते हैं। इस यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, और यही वन क्या कहलाते हैं, मानसूनी वन भी कहलाते हैं। ठीक है, इसमें भी लिख दो मानसूनी वन, कहीं पता लगा ये मानसूनी वन ऑप्शन आ गया, फिर वहां बेहोश हो गया होगे। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, मानसूनी वन भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन लिखना आपको, जो आर्द्र पर्णपाती वन के एग्जाम्पल भी पूछ सकता है कभी कभी। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन, यानी इसके अंदर कुछ ऐसे फॉरेस्ट हैं जो आर्द्र पर्णपाती आते हैं, उसके अंदर आपने लिखना है। देखो क्या क्या आता है इसके अंदर, चंदन लिख लो, एक क्या लिखोगे, चंदन। एक आंवला लिख लो, आंवला। एक सागौन लिख लो। कभी कभी इस प्रकार से पूछता है ना, कौन सी मतलब आर्द्र पर्णपाती वन है इस टाइप से, तो क्या क्या लिखा, चंदन, आंवला, सागौन। इसके अलावा महुआ और बांस लिख लो। ठीक है, महुआ व बांस, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने इतना ही कराया, महुआ और बांस आदि कर दो। ये आपके किस प्रकार के वन हैं, आर्द्र पर्णपाती वन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भारत में देवदार के वन पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, बेसिकली लिखो, भारत में देवदार के वन, भारत में देवदार के वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो भारत का वेस्टर्न हिमालय है, यानी पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में देवदार वन के अच्छे खासे वन पाए जाते हैं। ठीक है, लिखो पश्चिमी हिमालय, यानी हिमालय का जो वेस्टर्न पोर्शन है उस भाग में हिमालय। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, भारत में देवदार के वन पाए जाते हैं। अगला लिखना आपको, एक ये जो क्वेश्चन है, सोलास नाम के वन कहाँ पाए जाते हैं। लिखो सोलास वन। ठीक है, ये किन भागों में पाए जाते हैं। जो साउथ इंडिया है ना बच्चों, जहां पे आपने नीलगिरी, अन्नामलाई व पालनी की पहाड़ियां दिखी थी, वहां पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। ठीक है, लिखो ये क्या है, अपने आप में एक शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण। ऐसे मत लिखो इसको, ये लिखो कि आप डायरेक्टली ये लिखो, ये छोड़ दो, ये मत लिखो। ठीक है, ये लिखो कि आप सोलास नाम के वन कहां पाए जाते हैं, दक्षिण भारत में। लिखो दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में किन जगहों पे पाए जाते हैं, क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है, तो लिखो नीलगिरी, अन्नामलाई, नीलगिरी अन्नामलाई की पहाड़ियों में लिख दो। ठीक है, तो सोलास नाम के वन कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण भारत में, जहां पे आपने क्या लिखना है, नीलगिरी व अन्नामलाई व पालनी की पहाड़ियों में लिख लो। एक पालनी भी लिख दो इसके बाद,
पालनी की पहाड़ियों में, ठीक है। इन जगहों पर क्या पाए जाते हैं, शोलास नाम के वन पाए जाते हैं। अगला लिखना आपको, वन्य प्राणी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव अधिनियम या वन्य प्राणी अधिनियम, इसको जीव अधिनियम भी लिख देना, ठीक है। वन्य प्राणी अधिनियम एक्ट किस वर्ष का है, 1972 का, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, वन्य प्राणी अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया था। और यहीं पे दो पता, कोई प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट हाथी, यानी ये कब चले थे, 1973 और 1992 में, ठीक है। लिखो प्रोजेक्ट टाइगर, लिखो भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, ये हुआ था 1973 में। और प्रोजेक्ट हाथी यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष लागू हुआ था, 1992 में, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोग देखना कि कौन सा किस वर्ष लागू हुआ था, एक 92 में हुआ था, एक 73 में हुआ था, दोनों ही इंपोर्टेंट है, ठीक। अगला लिखना है आपको, भारत का पहला जयमंडल निचयी है यानी नीलगिरी जयमंडल, यानी भारत का पहला जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, लिखो भारत का पहला जयमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, भारत का पहला जयमंडल निचयी क्षेत्र, यह है नीलगिरी। कौन सा है, नीलगिरी, ठीक है। भारत में पहला ही, मैंने शायद आपको क्रैश कोर्स उसमें पढ़ाया था, विंसर ईयर बुक में भी मैंने आपको ये पढ़ाया था। और इसकी स्थापना लिखो 1986 में हुई थी, ठीक है। ये प्रश्न बहुत पूछता है यूपीपीएससी, ये 1986 में इसको क्या किया था, स्टैब्लिश किया गया था, ये आना चाहिए आपको। अगला लिखना है आपको, संकटापन्न जीव समुद्री गाय भारत में कहाँ पाई जाती हैं, भारत में समुद्री गाय किस भाग में पाई जाती है, जो पूछेगा तो ये पाई जाती है तो मन्नार की खाड़ी में। और मन्नार की खाड़ी पता होगा ना आपको, भारत और श्रीलंका के बीच कहाँ पर है, नीचे दक्षिण भारत में, इंडियन ओशन में जो है अपने आप में वहीं पे है, ठीक है। लिखो भारत में संकटापन्न जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है, भारत में संकटापन्न जीव समुद्री गाय कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है बच्चों अपने आप में कहाँ, मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में अपने आप में ये क्या होती है, पाई जाती है, कौन सी, संकटापन्न जीव समुद्री गाय। अगला लिखना है आपको, वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, लिखो वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, और ये जो है अपने आप में है तमिलनाडु में, ठीक है। लिखो ये कहाँ है, तमिलनाडु में। अब कुछ राष्ट्रीय उद्यान के नाम लिख रहा हूं, वो ध्यान रखना है, ठीक है। एक लिखो गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, गुइंडी नेशनल पार्क, ठीक है। ये पड़ता है अपने आप में तमिलनाडु में। एक लिखो आप बांदीपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है कर्नाटका में, ठीक है। इसी प्रकार से एक लिखो रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है आपका राजस्थान में। और लिखो एक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है महाराष्ट्र में, कहाँ पर, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये राष्ट्रीय उद्यानों के नाम आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। अब लिखना है आपको, जैसे मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसको उसके जब निर्माण होता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ठीक। लिखो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी मिट्टी के निर्माण को जो ऐसे कारक हैं, ऐसे फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, वो कौन कौन से हैं। एक तो है बच्चों उच्चावच यानी हाइट, ठीक है। दूसरा वनस्पति कैसी है वहाँ पे, जलवायु कैसा है, टाइम कैसी है, और जनक सामग्री यानी चट्टाने कैसे है, ठीक है। तो क्या क्या लिखोगे, एक तो जलवायु, जलवायु के अंदर सारे फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, सब चीज़ आएगी। इसके अलावा उच्चावच यानी अलग अलग हाइट पे अलग अलग। इसके अलावा जनक सेल यानी जिन सेलों से उनका निर्माण हुआ है, आग्नेय या औषधि जो भी है, ठीक है। यानी इसके अलावा वनस्पति, कहाँ उसकी वनस्पति कैसी, यानी मृदा का जब निर्माण होता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का उच्चावच कैसा है, इसके अलावा वनस्पति कैसी है, इसके अलावा समय यानी टाइम भी जो है अपने आप में इसको क्या करता है, प्रभावित करता है कि कितने टाइम पे वो मृदा का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, ठीक है। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। यहीं पर आप लोगों ने लिखना है मृदा के घटक, कौन कौन से कंपोनेंट मृदा में पाए जाते हैं, मृदा के घटक,
ठीक है, यानी इस जो मिट्टी होती है उसमें क्या क्या चीज अपने आप में पाई जाती है, तो इसमें होता है बच्चों खनिज होता है, वायु होती है, जल होता है और ह्यूमस होता है। ठीक है, खनिज, वायु, जल और ह्यूमस लिख लो। खनिज, वायु, जल और ह्यूमस, ये सब के सब फैक्टर क्या होते हैं, खनिज मतलब ये इसके क्या होते हैं, घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट। अगला लिखना है आपको, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, लिखो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे, भारत में सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा एरिया कौन सी मिट्टी का है वाली मृदा कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे ये उत्तर भारत के इलाकों में पाई जाती है जहां गंगा का मैदान वगैरह है, इसमें धान वगैरह की खेती भी की जाती है। जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली क्या है, मिट्टी है, और ये काफी उपजाऊ मृदा होती है। और इस जलोढ़ मृदा में आपको याद रखना, जैसे जलोढ़ मृदा होती है इसको कांप मृदा या कछारी मृदा भी कहते हैं। ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिखो कांप ऑब्लिक कछारी, कांप ऑब्लिक कछारी मृदा भी यही कहलाती है। ठीक है, कांप ऑब्लिक कछारी मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने यहीं पे लिखना है, भारत में जो गहन मतलब कहीं भी गहन कृषि कौन सी मृदा में की जाती है। ठीक है, गहन कृषि लिखो जिसमें एक ही परिवार या कुछ लोग बहुत ज्यादा डेप्थ में छोटी सी भूखंड में कृषि करते हैं अपने मतलब भरण पोषण के लिए, तो गहन कृषि ये भी की जाती है किस मृदा में, जलोढ़ मृदा में। जलोढ़ मृदा में अगर पूछेगा आपसे कि गहन कृषि किस में की जाती है, जलोढ़ मृदा में। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जैसे इस दीपावली में मैं आपको एक चीज, क्योंकि जो पटवारी का एग्जाम है अभी काफी टाइम है, अगर आप ल्यूसेंट से वो चीजें भी पढ़ जाएं या घटना चक्र से भी पढ़ जाएं, 2-3 क्लासेस में आपको सोच रहा हूँ कि इस प्रकार की दूं। जैसे हिस्ट्री में, जैसे एक दिन पूरी हिस्ट्री का सेशन ले लिया, हिस्ट्री में बता दिया कि आपको ये टॉपिक पढ़ के जाना, क्योंकि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड आपने काफी पढ़ी हुई, यानी मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड में आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है हिंदी और उत्तराखंड में। ठीक है, हिंदी जो मैं टेस्ट सीरीज आपको करा रहा हूँ अब वो ओपन हो चुकी है, वो 20 नंबर की हो चुकी है। अब वो कुछ भी पूछ सकता हूँ एक टॉपिक, जैसे आज टेस्ट आएगा वहाँ पे, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हिंदी का होगा 20 नंबर टोटल यूपीएससी पैटर्न पे हो जाएगा। यानी अब वो आपको टॉपिक वाइज नहीं दिया जाएगा, आपको कंप्लीट हिंदी लिखा जाएगा। अब आपको क्योंकि मेन टॉपिक को मैंने आपको 4-5 टेस्ट में करा दिए, तो अब यहाँ से कंप्लीट, तो हिंदी आप वहाँ से प्रैक्टिस करोगे, आपका अच्छा खासा बन जाएगा। उत्तराखंड आपको बहुत ठीक ठाक आती है। करंट अफेयर की मैं आपकी नवंबर में जो है 2-3 क्लासेस कराऊंगा, तो इस दीपावली में 3-4 क्लासेस, ध्यान रखना 3-4 क्लासेस, एक क्लास कंप्लीट हिस्ट्री की, एक कंप्लीट पॉलिटी की, एक कंप्लीट जियोग्राफी की, 3, और एक कंप्लीट अपने आप में इकोनॉमिक। ये 4 क्लासेस हम एक काम करेंगे 4 दिन, यानी 4 क्लासेस आप एडजस्ट करना, 4 क्लासेस ऐसे देंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं, यानी जहां से यूकेपीएससी क्वेश्चन पूछता है जिसका वेटेज है। ठीक है, अब ऐसे तो पूरा सिलेबस दिया है, जाना तो पूरा सिलेबस पढ़ के जाना चाहिए। अब जैसे टॉपिक उसमें नागरिकता भी है, पॉलिटी में टॉपिक उसके अंदर मौलिक अधिकार भी है, तो मुझसे अगर पूछोगे तो मैं मौलिक अधिकार की ओर जाने को कहूंगा कि ज्यादा फोकस मौलिक अधिकार पे करना। यानी एक काम करेंगे, अगर आप लोगों की सहमति हो, अगर आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि सर हाँ जीएस के इंपोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए कि कौन कौन से पढ़ के जाने, बाकी वही उसी टाइप के टॉपिक में आपको दिसंबर के माह में कराऊंगा, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला जो आता है क्वेश्चन आपका वो लिखना, रेगुर मृदा किसको कहते हैं, रेगुर मृदा, ये काली मृदा मिट्टी का ही नाम है बच्चों। ठीक है, काली मिट्टी को ही बोलते हैं, काली मृदा का अन्य नाम भी क्या है, रेगुर की मृदा है। अगला लिखना है आपको, जो प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नवीन जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है, खादर कहलाती है। लिखो खादर किसको कहते हैं, नवीन यानी नई प्रकार की जलोढ़ मृदा। 2 प्रकार की होती है ना, नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं, खादर, जो नई बनती है, और एक बांगर होता है, सुना होगा आपने बचपन से ही, ये होती है पुरानी जलोढ़ मृदा, यानी ओल्ड, पुरानी जलोढ़ मृदा। ठीक है, इसको बोलते हैं बांगर। इसके अलावा आप लोगों ने ध्यान देना है यहीं से, जो काली मिट्टी होती है भारत में मुख्यतः किन भागों में पाई जाती है। लिखो भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किन भागों में पाई जाती है, ये महाराष्ट्र और कर्नाटका के इलाके में बच्चों। ठीक है, साउथ इंडिया की ओर, महाराष्ट्र प्लस कर्नाटक लिख दो। इन भागों में बेसिकली कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है, इसको ध्यान में आपने रखना है। साथ ही साथ गुजरात प्लस एमपी, यानी बेसिकली ये साउथ इंडिया का जो पोर्शन है जहाँ पे दक्कन का पठार है, गुजरात प्लस एमपी भी लिख दो आदि। इन भागों में आपकी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है। और इस मिट्टी का रंग जो होता है काला रंग होता है, क्योंकि इसमें जो होते हैं क्या, कि इस मिट्टी का काला रंग
टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। काली मृदा का रंग काला क्यों होता है? देखो काला क्यों लिख दो, काली मृदा का रंग काला क्यों होता है? अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें एक टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है। ठीक है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट प्लस जीवाश्म पाए जाते हैं इसमें, फॉसिल। ठीक है, जीवाश्म पाए जाते हैं, तो इनके कारण इसका रंग जो होता है क्या होता है? काला होता है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट और अपने आप में क्या? जीवाश्म के कारण। अगला लिखना आपको, लाल मृदा का लाल रंग क्यों होता है? लौह ऑक्साइड के कारण, जिसमें फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, लिखो फेरिक ऑक्साइड, फेरिक लिखो। लाल मृदा का रंग लाल क्यों? फेरिक ऑक्साइड लिखो, लाल क्यों? ये पाया जाता है इसमें फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है, यानी लाल मृदा लाल क्यों होती है? फेरिक ऑक्साइड के कारण, यानी लौह ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, लौह ऑक्साइड के कारण इनका रंग क्या पाया जाता है? लाल पाया जाता है। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला लिखना आपको, काजू की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा जो होती है मिट्टी, वो लैटेराइट मृदा होती है। लिखो, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा ये होती है लैटेराइट में। ठीक है, लिखो लैटेराइट मृदा में जो होती है क्या पाई जाती है? काजू की खेती होती है, तो लैटेराइट मृदा ही उसके लिए सबसे क्या मानी जाती है? उपयुक्त मानी जाती है। अगला लिखना है, ये लैटेराइट कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, एमपी के इलाके में। तो लैटेराइट मृदा के ब्रैकेट में लिखो कर्नाटक, तमिलनाडु, एमपी, यानी अपने आप में थोड़ा बहुत महाराष्ट्र, इसीलिए इन भागों में थोड़ा गुजरात, इन भागों में काजू वगैरह की खेती क्या होती है? अच्छी खासी मात्रा में होती है। साउथ इंडिया के भाग में लैटेराइट मृदा पाई जाती है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अगला लिखना है आपको, लवणीय मृदाओं में किन खनिज पदार्थों का अनुपात अधिक होता है? पोटेशियम। ठीक है, लवणीय मृदा में पाया जाता है, लवणीय मृदा इनमें पाया जाता है पोटेशियम, पोटेशियम इसमें पाया जाता है। ठीक है, और उसको ऊसर मृदा भी कहते हैं। देखो ब्रैकेट में, ऊसर मृदा भी क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा पोर्शन होगा? जीएस का पोर्शन हो गया आज का, यानी भूगोल। अब 3-4 क्लासेस बचती हैं ज्योग्राफी की आपकी। अब इसके बाद आता है उत्तराखंड, और पता है आपको कि उत्तराखंड बिना पढ़े आपकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलेगी। हालांकि अब पता है आपको यूकेपीएससी भी एग्जाम करा रहा है, थोड़ा सा अब आप पहले से संतुष्ट हैं। अब आपका डर जो है, आपको लग रहा है कि कहीं वो जो 30-40 नंबर का जीएस वाला पोर्शन है वो कहीं हमारा बंटाधार ना करे, उससे भी आपको डर है, मुझे पता है। तो वो दिसंबर में देखते हैं। बाकी मैं आपको बता दूंगा कि इस बार दीपावली में कि कौन कौन से टॉपिक आपके जीएस के अंदर तैयार रहने चाहिए, जहां से वो क्वेश्चन पूछा। भले ही आप उसको लूसेंट से ही तैयार करो, भले ही आप उसको लूसेंट से ही तैयार करो, एक विजन होता है ना। जैसे कई बार क्या होता है, सिलेबस दिया होता है, डिक्टो सिलेबस से क्वेश्चन आते नहीं है, उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको इर्द गिर्द वाला बताऊंगा कि क्या क्या आपको पढ़ के जाना चाहिए, भले ही आप लूसेंट या घट्टा चक्र से उसको तैयार करके जाओ। ठीक है, अब आता है आपका उत्तराखंड का पोर्शन। लिखो, उत्तराखंड की धरती पर गांधी आंदोलन शुरू किसने किया था? पहला क्वेश्चन लिखो, उत्तराखंड की धरती पर गांधी आंदोलन, उत्तराखंड की धरती पर गांधी आंदोलन किसने शुरू किया गया था? उत्तराखंड की धरती पर गांधी आंदोलन शुरू करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है बच्चों देवी दत्त पंत, प्रयाग दत्त पंत जी को। ठीक है, लिखो प्रयाग दत्त पंत जी को, प्रयाग दत्त पंत जी को क्या जाता है? उत्तराखंड में गांधी आंदोलन शुरू करने का श्रेय जाता है। अगला लिखना है, राज्य के प्रथम वॉर मेमोरियल की स्थापना कहां पर हुई थी? राज्य में प्रथम वॉर मेमोरियल राज्य में प्रथम वॉर मेमोरियल की स्थापना किस स्थान पर हुई? देहरादून में। ठीक है, देहरादून लिखो। और कब हुई थी? सन 2016 में, 2016 में वॉर मेमोरियल की यहाँ पे स्थापना हुई थी। अगला लिखो, किसे गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पिता कहा जाता है? किसे गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? विश्वंबर दत्त चंदोला जी को। विश्वंबर दत्त चंदोला किसको कहा जाता है? विश्वंबर दत्त चंदोला जी को उत्तराखंड गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। इसको आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। ठीक है, इसके विश्वंबर दत्त चंदोला,
विश्वंभर दत्त चंदौला जी को। ठीक है, अगला आपने यहीं पे क्वेश्चन लिखना है जो उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, लिखो उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी, वर्ष 2016 में की गई थी, इसको ध्यान रखना। और यहीं पर आता है आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, किसकी पुस्तक है, भजन सिंह की, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, ये किसकी पुस्तक है, भजन सिंह की पुस्तक है। ठीक है, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय किसकी पुस्तक है, भजन सिंह की पुस्तक है। इसको भी क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। इसके बाद जो अगला आता है आपका यहीं पे बताता है उत्तराखंड में पंचायती राज कब अधिनियम कब बना था, उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट किस वर्ष का है, वर्ष 2016 का है। ठीक है, ध्यान रखना, यानी 4 अप्रैल 2016 को इसको लागू हुआ था। ये लिखो, ब्रैकेट में लिखो 4 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था, भले इसमें 2019 में क्या हुआ था, संशोधन हुआ था, ये तो आपको वैसे भी पता ही होगा। अगला लिखना है आपको आपातकालीन सेवा 108 की शुरुआत, लिखो आपातकालीन सेवा 108 की शुरुआत किस वर्ष, आपातकालीन सेवा 108 की शुरुआत हुई थी, वर्ष 2008 में हुई थी। ठीक है, वर्ष 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी, 15 मई भी लिख लो। अगला लिखना है आपको उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आर के दर। ठीक है, इसको 15 मई कर देना, 15 मई। अगला लिखो आर के दर क्या थे, उत्तराखंड वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष, उत्तराखंड वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे आर के दर थे। ठीक है, आर के दर जी उत्तराखंड वित्त आयोग के प्रथम क्या थे, अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान में रखोगे। अगला लिखना है आपको क्यप और कसप कुमाऊनी उपन्यास किसके हैं, मनोहर श्याम जोशी के। ठीक है, लिखो क्यप प्लस कसप कुमाऊनी उपन्यास किसके हैं, मनोहर श्याम जोशी, तो आपको आता ही ना, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, मनोहर श्याम जोशी, MSJ लिख दिया मैंने। ठीक है, पूरा लिखना आप लोग, मनोहर श्याम जोशी जी का है। क्यप और कसब नाम का उपन्यास किसका है, मनोहर श्याम जोशी जी का है। इसको भी क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ये तो खैर वैसे भी आपको हिंदी के अंदर आपने पढ़ा ही है, मनोहर श्याम जोशी द्वारा ही रचित है। ठीक है, क्यप और कसब ये आपको वैसे भी पता होगा ही होगा। इसके बाद अगला देखना है आपको, यहां से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रेम पथिक गीत काव्य के रचनाकार कौन है, प्रेम पथिक गीत काव्य, गीत काव्य कौन से हैं, तारा दत्त तोता कृष्ण गैरोला जी का। ठीक है, तोता कृष्ण गैरोला, तोता कृष्ण गैरोला जी का ही है क्या, प्रेम पथिक गीत काव्य। अगला लिखना है आपको उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसने किया था, शोभन सिंह जीना, यानी उत्तराखंड उत्थान परिषद, लिखो उत्तरांचल कर देना इसको, उत्तरांचल उत्थान परिषद। इसकी स्थापना भी पूछता है कि कब हुई थी, उत्तरांचल उत्थान परिषद की 1988 में, किसने, शोभन सिंह जीना, SSJ लिख दिया मैंने। ठीक है, SSJ शोभन सिंह जीना जी ने इसकी स्थापना की थी, उत्तराखंड उत्तरांचल उत्थान परिषद कर दो इसको। अगला लिखना आपको तगड़ी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, कमर में, लिखो तगड़ी कमर में पहना जाता है, लिखो तगड़ी कहाँ पहना जाता है, कमर में पहना जाने वाला एक आभूषण है। इसके अलावा लिखो आप लोग लामण एवं छपेली किस प्रकार के गीत हैं, लामण प्लस छपेली ये है बच्चों प्रेम गीत, प्रेम या प्रणय गीत, प्रेम अब्लिक प्रणय गीत है कौन से, लामण प्लस छपेली। अगला लिखना आपको भांटा साटा क्या है, एक प्रकार का मनोरंजनात्मक गीत, भांटा सांटा ये क्या है, मनोरंजन संबंधी गीत, मनोरंजन संबंधित गीत है। ठीक है, लिखो मनोरंजन संबंधित गीत है,
क्या, भांटा साटा। ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, भांटा साटा कैसा गीत है। अगला लिखना है आपको, उत्तराखंड में हरियाली दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 5 जुलाई को, उत्तराखंड हरियाली दिवस। 5 जुलाई को क्या मनाया जाता है, उत्तराखंड में हरियाली दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा लिखो, मसूरी मेडले पुस्तक किसकी है, गणेश सैली की, ठीक है, किसकी है, गणेश सैली की। लिखो मसूरी मेडले नामक पुस्तक, मसूरी मेडले नामक पुस्तक किसकी है, गणेश सैली जी की है, ठीक है। एक बार पूछा भी था, मसूरी मेडले किसने लिखी है, गणेश सैली। अगला लिखा है द रूम ऑफ द रूफ पुस्तक किसकी है, रस्किन बांडे की, ठीक है। लिखो द रूम ऑफ द रूफ, रूम किसकी है, रस्किन बॉन्ड की, ठीक है, रस्किन बॉन्ड की है। द रूम ऑफ द रूफ किसके द्वारा लिखी है, रस्किन बॉन्ड। और अंतिम लिखना है, प्रथम महिला पद्म भूषण प्राप्तकर्ता कौन थी, कमलेंदुमती शाह। लिख दो, प्रथम महिला पद्म भूषण प्राप्तकर्ता, पद्म भूषण प्राप्तकर्ता, उत्तराखंड की प्रथम महिला पद्म भूषण प्राप्तकर्ता कौन थी, कमलेंदुमती शाह, ठीक है। कमलेंदुमती शाह जी को क्या मिला था, पहला पद्म भूषण पुरस्कार उत्तराखंड से महिलाओं से संबंधित, ठीक है। ये था आपका डे क्रैश कोर्स 78 था ना, हाँ 78। 12 क्लासेस बचती हैं, इसको जल्दी जल्दी निपटाते हैं, निपटाना हो रहा है, मतलब जैसे मान के चलो ज्योग्राफी कंप्लीट होगी ना एनसीईआरटी की, तो उस दिन मुझे भी तृप्ति मिल जाएगी मेरी आत्मा को, क्योंकि वही लेंथी सेशन था। अब कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, जैसे सर थोड़ा सा रीजनिंग करा दे, ये करा दे, वो बच्चों लास्ट में 3-4 क्लासेस हो सकते हैं, उससे पहले नहीं होगा। वो क्रैश कोर्स में थोड़ा सा क्या होता है, हौच पौच हो जा रहा था, तो हम लोग उसको वहाँ पर देखेंगे। कंप्यूटर लगभग मैंने इसमें कराई रखी है, आपका वो काफ़ी रहेगा कंप्यूटर वाला सेशन। और जीएस का मैंने आपको बता दिया पहले क्या क्या पढ़ना है, 3-4 क्लासेस इस दीपावली में आपको दूंगा कि आप उसको अच्छे से तैयार करके जाना। उसके बाद कंप्लीट दिसंबर हम लोग क्या देखेंगे, जीएस वाला पोर्शन देखेंगे, ठीक है। होपफुली ये जो चीज़ें हैं ये आपकी समझ आ गई होंगी, आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज वगैरह करते रहना और अपनी तैयारी को क्या रखना, जारी रखना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, ध्यान रखिएगा, थैंक यू।